नमस्कार, क्यू लाइक ब्लॉग के संस्करण में आपका स्वागत है। मैं अनूप और मैं ईशा। क्यू लाइक ब्लॉग प्रारंभ करने का एक मूल उद्देश्य यह है कि भारतीय भाषाओं में लिखी साहित्य, कहानियाँ और उपन्यासों पर चर्चा हो सके। हम अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और नॉन फिक्शन पर भी चर्चा करेंगे, पर भारतीय साहित्य हमारे परिचर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। सुप्रसिद्ध लेखक कमलेश्वर, जिनका पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था, भारत के अग्रणी लेखक थे। उनके द्वारा लिखित आंधी सबसे ज्यादा चर्चित एवं उस पर बनी मूवी विवादास्पद रही। कमलेश्वर जी ने कई फिल्मों और टीवी सीरियलों की पटकथा भी लिखी थी। आज हम कमलेश्वर जी की उपन्यास सुबह, दोपहर, शाम पर चर्चा करेंगे। यह उपन्यास हिस्टोरिकल फिक्शन की श्रेणी में आता है। मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यास शब्द के दूसरे अर्थ भी हो सकते हैं। यह कहानी मुख्यतः एक परिवार की है जिसमें 4 पीढ़ी है। सबसे उम्रदराज दादी है। लेखक ने जिस पात्र की दृष्टि से कहानी के दृश्यों का वर्णन किया है, तो पहले पीढ़ी के पात्र को कभी दादी और कभी बड़ी दादी बोला जाता है। दूसरी पीढ़ी में दादी के 2 बच्चे हैं, एक पुत्री कलावती जिसका ब्याह हो चुका है, और एक पुत्र है जिसके साथ दादी रहती है। क्योंकि दूसरी पीढ़ी में पुत्री का विवाह हो चुका है, कहानी दादी के परिवार के ही इर्द गिर्द घूमता है। तीसरी पीढ़ी में दादी का पौत्र है जिसका नाम जसवंत है। जसवंत का भी ब्याह हो चुका है, और एक पुत्री है जो कि परिवार की चौथी पीढ़ी, जिसका नाम शांता है, और घर में उसे संतो नाम से बुलाते हैं। कहानी प्रमुखता 3 पात्रों दादी, जसवंत और शांता के दृष्टिकोण से लिखी गई है। उपन्यास के प्रारंभ में ही एक बड़ा सुखद और आश्चर्यजनक बात ज्ञात होता है कि दादी के पास एक विशेष काबिलियत है। वह पशु पक्षियों से बात कर सकती है, और वे भी दादी की बात सुनते हैं, और दादी भी उनकी बात समझ जाती है। एक तरह से देखें तो यह मैजिकल रियलिज्म की ओर इंगित करता है। यह बात साफ है कि घर में दादी की ही चलती है, और उनकी बात न कोई मना कर सकता है न टाल सकता है। पर कहानी के प्रारंभ में ही हमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है। दृश्य ये है कि जसवंत की रेल विभाग में नौकरी लग गई है, जो कि आज के समय हम स्टेशन मास्टर के नाम से जानते हैं। जसवंत की दादी लगी है कि जाने का शगुन अच्छा नहीं है, लेकिन जसवंत ने अंग्रेज बहादुर की नौकरी के लिए उसने हामी भर दी है, और 2 रुपए महीना की तनख्वाह सन 1900 में कम भी तो नहीं, खासकर जब व्यक्ति थोड़ा पढ़ लिख जाता है और उसके बाद गांव में खेती अच्छी नहीं लगती है। जब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि दादी का अंग्रेजों के प्रति घृणा है। घृणा का कारण है, दादी के पति 43 साल पहले 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा मारे जा चुके हैं। उतने सालों से दादी ने एक लालसा पाल रखी है कि जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो वो पिता का बदला लेंगे। लेकिन उसका खुद का पुत्र तो किसी काम का नहीं निकला, और उसकी पुत्री कलावती, जिसका ब्याह फर्रुखाबाद की एक दरबारी के पुत्र के साथ हुआ था, वह तब गाजीपुर में अंग्रेजों का खजांची था, और सन 57 के विद्रोह में उसने खजाना भी लूटा और साथ में 2 अंग्रेजों को पनाह भी दी। खजाना लूटने की बात उसने दबा दिया था, और चूंकि अंग्रेजों को बचाया था, उसने ऐसा फायदा लिया कि जब अंग्रेज जीत गए तो उसे पद और शोहरत दोनों प्राप्त हुए। दादी अपने पुत्री कलावती और दामाद को गद्दार मानती है। जसवंत को यह बताना मुश्किल हो गया कि उसने अंग्रेजों के रेल की नौकरी उसने फूफा जी के सिफारिश से प्राप्त की है। यहाँ पर हम दादी के पात्र को 3 परतों में देख सकते हैं।
एक तो यह कि उसके सिपाहसलार पति जो शहीद हो गए, उनका दुख वो 4 दशकों से अपने अंदर समाये हुए हैं। वह अपने को एक शहीद की पत्नी मानती, वह जानती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, पर चूंकि शव नहीं मिला, कहीं ना कहीं उसके मन में यह है कि शायद वह कभी लौटकर भी आ जाए। पर मृत्यु का शोक और किसी का चले जाने का शोक शायद बराबर का दुख देता है, और लेखक ने इस व्यथा को बहुत मार्मिकता से दर्शाया है। जो चला गया वह फिर वापस नहीं आता। दूसरे चीज की इस घटना का वो बदला चाहती है और अपनी अगली पीढ़ियों से उम्मीद बांधे बैठी है, और यहाँ यह सार्वभौमिक सत्य है कि दूसरों से उम्मीद कभी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि वे हमेशा टूट जाती है। इस विचार का बहुत अच्छा चित्रण है। और तीसरे रूप में देखे तो अंग्रेजों ने उसके पति को मार दिया, जो कि एक पुरानी घटना हो चुकी, पर उसके जीवन काल में उसकी पुत्री और दामाद को अंग्रेजों ने अपने द्वारा प्रदाय सुखों की तरफ छीन लिया, और अब वर्तमान में जसवंत अंग्रेजों के नौकरी के लिए निकल गया। यह सब घटनाएं दादी को साम्राज्यवादी शासक ब्रिटानिया सरकार के प्रति घृणा की दृष्टि की दिशा में ले जाती है। एक मार्मिक दृश्य है जहाँ पर दादी जसवंत को बोलती है कि कुत्ते को जो भी टुकड़ा फेंक दो वो खा लेगा, पर मनुष्य रोटी रोटी में भेद करता है। पर उसकी पुत्री और दामाद वह भेद न कर पाए। इसमें अंतर्हित यह है कि जब जसवंत भी यह भेद न कर पाया और अब अंग्रेजों का दिया रोटी तोड़ेगा। जैसे ही जसवंत घर छोड़कर जाता है तो दादी कहती है कि वो विधवा हो गई, क्योंकि खून का बदला लेने वाला और कोई नहीं रहा। यहाँ पर एक बहुत कश्मकश वाली स्थिति दिखती है, क्योंकि यह कहानी हो रही है जब जसवंत नौकरी के लिए जाता है। अब सन 1900 में बेचारा जसवंत भी क्या करेगा, जब अंग्रेजों ने भारत अपने कब्जे में ले लिया है। ब्रिटानिया शासन तो एक हुकूमत थी, एक व्यक्ति क्या कर लेता। दादी बदला चाहती है, पर जसवंत किससे बदला लेगा। और ऐसे भी उसके लिए शायद सन 57 पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि वह अपने वर्तमान और भविष्य को देख रहा है। ऐसी स्थिति में कौन सही है? क्या दादी सही है, जो अपने विचारों को लेकर, अपने पुराने इतिहास को लेकर खड़ी है और अपने पीढ़ियों से उम्मीद लगाए हैं कि वो दादाजी का बदला लेंगे? और उसी जगह क्या जसवंत सही है, जो वर्तमान को देख रहा है, वर्तमान में तरक्की और फायदे को देख रहा है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। यह स्थिति जनरेशनल गैप नहीं बोल सकते, क्योंकि यह सिर्फ 2 पीढ़ी के बीच का टकराव नहीं है, बल्कि किस तरह से बाहरी राजनीतिक शक्तियां परिवारों को प्रभावित करती है, बहुत रोचक तरीके से लेखक ने प्रस्तुत किया है। जैसे ही जसवंत की नौकरी लगती है तो वह ब्रिटानिया शासन से बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि इंजन चालक जो उससे ऊंचे पद पर है, जब तक जसवंत हरी झंडी ना दिखाए वह रेलगाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता। हमें यह दिखता है कि रेल ने किस तरह से ग्रामीण व्यवस्था पर प्रभाव डाला और किस तरह से सामाजिक बदलाव की तरफ अग्रसर हुआ। अब दादी का मन घर में नहीं लगता, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, और एक दिन वह बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। उनको विभिन्न स्थानों और शहरों में बहुत खोजते हैं, पर वह नहीं मिलती है। बहुत समय बाद एक दिन जंगल का एक हरकारा जसवंत से संपर्क साधता है और सूचित करता है कि उसने एक वृद्ध महिला को जंगल में देखा है, जो कि जसवंत की दादी हो सकती है। पूरा परिवार हरकारे के संग जंगल जाता है। रास्ते में वही जगह मिलता है जहां पर दादाजी को अंग्रेजों ने मारा था, और दादी उस जगह से कुछ दूरी पर रहती है। चूंकि दादी पशु पक्षी की भाषा समझती है, जंगली जानवर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उसके पास आकर बैठते हैं। जंगल में रहकर दादी ने विचार मंथन करके अपनी बहुत से उलझनों को सुलझाया है, और कुछ हद तक उन्होंने अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया था। यथार्थ को स्वीकार करके उन्होंने अपने मन की शांति प्राप्त की थी। सब दादी को मनाकर अपने साथ ले आते हैं,
पर इसके बाद दादी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहती है। जब मृत्यु का समय पास आता है तो दादी यह चाहती है कि उनकी आखिरी क्रियाएं उन पड़पौत्री संतों करे, और क्योंकि वह संतों को अपनी विचारधारा की वारिस की तरह देखती है, जो उनके मन का दुख समझकर किसी न किसी दिन अंग्रेजों से बदला लेगी। लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रामीण जीवन और ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है, और उसके साथ यह भी बहुत स्पष्ट तरीके से प्रकट किया है कि किस तरह से घर में महिलाएं ही परंपरा को आगे बढ़ाती है और परंपराओं को जीवित रखती है। संतो बड़ी होती है और शांता के रूप में कहानी का ध्यान केंद्र हो जाती है। कहानी एक रोचक मोड़ तब लेती है जब उसकी शादी एक शिक्षक के साथ होती है जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। शांता का पति प्रवीण तो खुद अहिंसावादी है, लेकिन बाद में सामने आता है कि वह पहले क्रांतिकारियों के साथ था। तो बाद में जब नौकरी लग गई तो उसके बाद वह अहिंसावादी हो गया और क्रांतिकारियों के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण रखने लगा, यहाँ तक कि वह उन्हें आतंकवादी भी कहने लगा। रोचकता का एक प्रमुख कारण है कि प्रवीण का भाई नवीन एक क्रांतिकारी है और अंग्रेज हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हैं, जिस कारणवश पूरा परिवार को आए दिन पुलिस वाले या अंग्रेज शासक तंग करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शांता ने नए घर में एक बहू के रूप में तो स्थान ग्रहण कर लिया, पर साथ में दादी के संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे हैं, जो उसके देवर नवीन के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं। और शांता नवीन की हर समय मदद करती है और धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में खिंचती चली जाती है। यहाँ पर हम एक अंग्रेजों का यह पहलू भी देखते हैं जो अंग्रेजों का उपनिवेश का एक क्रूर दृष्टि था, कि जिसमें अगर क्रांतिकारी ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटते थे तो अंग्रेज क्षेत्रीय नागरिकों पर दंड लगाती थी और उनसे पैसा वसूल कर नुकसान का भरपाई करना चाहते थे। उसी तरह क्रांतिकारी के परिवार के सदस्यों का पेंशन भी बंद कर देती थी। राजनीतिक स्तर पर हम यह देखते हैं कि क्रांतिकारियों में और अहिंसावादियों में एक टकराव जरूर था, लेकिन दोनों ही यह समझते थे कि दोनों का ध्येय भारत को ब्रिटानिया हुकूमत से आजाद करना है। ज्यादातर लोगों में यह समझ थी कि अंग्रेजी शासन भारत के लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग थे जो अंग्रेज शासन को अच्छा मानते थे। जैसे इस किताब में एक पात्र बोलता है कि अंग्रेजी शासन ने शांति दी है, सब तरफ सुख चैन है, खाने पीने को मिलता है और चोर डाकू पिंडारी का डर नहीं है। हमें यह भी देखने को मिलता है कि एक ही परिवार में कोई अहिंसावादी है तो कोई क्रांतिकारी, और वहाँ तक कि उसी परिवार से कोई सरकारी नौकरी भी कर रहा है। उनके बीच का कशमकश और किस तरह से अंग्रेजी शासन जो विदेशी शासन थी परिवारों में दरार पैदा कर रही थी, पर इसके बावजूद भी परिवार में आपस का एक रक्त का खिंचाव रहता था जो परिवारों को जोड़कर रखती थी। यह उपन्यास बहुत ही रोचक है और आप लोग को अगर हिस्टोरिकल फिक्शन पढ़ने का शौक है और भारतीय इतिहास में रुचि है तो इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी है जिनकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जो ढांचे अंग्रेज बनाकर गए थे वही ढांचे अभी भी बने हुए हैं। अगर यह प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जिन लोगों को इस तरह की चर्चा एवं संवाद अच्छे लगते हो और पुस्तक पढ़ने का शौक हो, उन तक भी यह प्रस्तुति पहुंचे। अंत में यही कहूँगा, खूब पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, जिस भाषा में आप सहज हो उस भाषा में पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। अंग्रेजी में प्रस्तुति एक अलग वीडियो में रहेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह प्रस्तुति देखने के लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।